हेलो एंड वेलकम एवरीवन। दिस वीडियो इज फॉर सीएमए इंटर स्टूडेंट्स जो लोग दिसंबर 24 में अपना एग्जाम देने वाले हैं। आप लोग का एग्जाम अब बहुत दूर नहीं है और एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ प्रिपेयर करना जरूरी है सो दैट आप बहुत अच्छा एग्जाम दे सको। आज के इस वीडियो में अपने बात करने वाले हैं रिगार्डिंग योर पेपर नंबर 6 फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड योर पेपर नंबर 10 कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। ये दोनों ही पेपर में ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है, नॉट सो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन सा है, एमसीक्यूज में कौन से चैप्टर का वेटेज ज्यादा है, ऑप्शंस में कौन से चैप्टर को लीव आउट किया जा सकता है, टेस्ट कब होने वाला है, मॉक एग्जाम कब होने वाला है, ये कंप्लीट डिस्कशन इस वीडियो में अपने करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। अपने सबसे पहले डिस्कशन करेंगे रिगार्डिंग पेपर नंबर 6 फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अपने प्लानिंग का बात करें उसके पहले आपको पता होना चाहिए पेपर पैटर्न, फिर आपको यह पता होना चाहिए कि सर एमसीक्यूज का वेटेज 30% है, 30 मार्क्स का तो एमसीक्यूज ही रहेगा। तो अगर एमसीक्यूज को आप ठीक से क्रैक कर लो तो हाफ द जॉब इज डन हियर इटसेल्फ। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में अपने बात करेंगे कि कौन से क्वेश्चन नंबर में कौन सा चैप्टर का क्वेश्चन आता है, कितने मार्क्स का आता है, तो आप कौन से चैप्टर को लीव आउट करने का प्लानिंग कर सकते हो। प्रेपरेशन का स्ट्रेटजी उसके बाद अपने कर पाएंगे और फिर आप लोग का टेस्ट और मॉक एग्जाम जो होने वाला है उसके बारे में बात करेंगे। तो गाइस पेपर पैटर्न प्रोबेबली आप लोग को पता ही होगा, एक बार फिर भी फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। 15 एमसीक्यू क्वेश्चंस रहेगा 2 मार्क्स का, ये हो गया आपका 30 मार्क्स, और 7 क्वेश्चंस रहेगा सब्जेक्टिव में जिसमें से आपको अटेम्प्ट करना है 5। 7 क्वेश्चंस रहेगा 14 मार्क्स का, बट आपको अटेम्प्ट करना है ओनली 5 क्वेश्चंस 14 मार्क्स का। दिस विल गिव यू 70 मार्क्स। करेक्ट है। इसमें एमसीक्यूज का जो वेटेज है चैप्टर वाइज, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का भी अपने डिस्कशन कर रहे हैं, चैप्टर वाइज वेटेज आप अगर एमसीक्यूज में देखोगे तो बहुत वाइडली स्प्रेड है। किसी भी चैप्टर से एक एक एमसीक्यू का क्वेश्चन दिया जा सकता है। आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सिलेबस भी अच्छा खासा ह्यूज है, छोटे छोटे चैप्टर्स भी बहुत सारे हैं। तो अपने बोल सकते हैं कि सर एमसीक्यूज में ना किसी भी चैप्टर से ये लोग पूछ रहे हैं, बट फिर भी अगर अपने को एक कंक्लूजन में आना हो कि सर एमसीक्यूज ज्यादा कहां से आता है, तो अपने बोल सकते हैं कि सर बेसिक्स से एमसीक्यूज भरा हुआ रहता है। जो आप लोग का मॉड्यूल 1 नहीं है क्या, जिसमें आप लोग का जर्नल लेजर, ट्रायल बैलेंस, बीआरएस, कैश बुक, डेप्रिसिएशन, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ये वाला पूरा पोर्शन कवर हो जाता है। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अदर बेसिक थ्योरीज, जो एकदम मॉड्यूल 1 बेसिक चैप्टर्स है, उससे आधा एमसीक्यूज पक्का आता है। जैसे अगर आप ये जो अभी अपने एनालिसिस कर रहे हैं गाइज, इट इज बेस्ड ऑन द लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर जो अभी आपका आया था। ये वेटेज ऑब्वियसली चेंज हो सकता है, बट अपने को एक आइडिया मिल जा रहा है कि सर कौन से चैप्टर का वेटेज ज्यादा रहता है, वो अपने को एक आइडिया लग जाता है। तो देखो फाइनल अकाउंट्स और पार्टनरशिप से तो कुछ क्वेश्चन, 1 या 2 क्वेश्चन तो पक्का आएगा। ये तो आप मान के चलो, ये तो बड़े चैप्टर्स और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, इससे तो आपको एमसीक्यूज मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा आप देखो अकाउंटिंग इक्वेशन आपका हो गया बेसिक्स, फिर बीआरएस आपका बेसिक्स में आ गया। बेसिक्स मतलब वो मॉड्यूल 1 फंडामेंटल्स वाला चैप्टर, ये आपका बेसिक्स हो गया। डेप्रिसिएशन भी बेसिक्स में आ गया, गैप भी बेसिक्स में आ गया, उसके बाद रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर भी बेसिक्स में आ गया। तो 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स ईच। अपने ऐसे मान के चलो 6 to 8, मतलब आधा एमसीक्यूज आउट ऑफ द 15 एमसीक्यू का क्वेश्चन, 6 to 8 क्वेश्चंस आप पक्का मान के चलो बेसिक वाले चैप्टर से आने का हाई चांस है। उसके अलावा फाइनल अकाउंट्स एंड पार्टनरशिप से तो है ही। तो अगर आपका थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर है, फंडामेंटल्स अगर स्ट्रांग है, तो आप एमसीक्यूज का एक डिसेंट मार्क्स पक्का सिक्योर कर लोगे। इससे ज्यादा आप एमसीक्यू का प्लानिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाले पेपर में नहीं कर सकते हो, बिकॉज बाकी फिर किसी भी चैप्टर से ये लोग पूछ सकते हैं। अभी यहां पे आपको दे दिया बिल्स ऑफ एक्सचेंज से, किसी नेक्स्ट एग्जाम में दे देगा कंसाइनमेंट से, उसके बाद वाले एग्जाम में हो सकता है जॉइंट वेंचर से दे दे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज से ही वापस से पूछ ले। कोई जरूरी नहीं है कि हर बार बिल्स ऑफ एक्सचेंज से पूछेगा। अभी आपको यहां पे मान लो एनपीए से पूछा है, किसी दूसरे एग्जाम में इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का क्वेश्चन पूछ सकता है, या फिर ब्रांच का क्वेश्चन पूछ सकता है। एकदम मिक्स रहेगा। इंश्योरेंस क्लेम से भी पूछ लिया, नेक्स्ट एग्जाम में हो सकता है हायर परचेज का क्वेश्चन पूछ ले, राइट। कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का एक एमसीक्यू पूछ ले, पूरा मिक्स रहने वाला है। एमसीक्यूज में फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप बहुत ज्यादा प्लानिंग नहीं कर सकते हो, बस एक बात का अवेयरनेस होना चाहिए। अगर बेसिक्स स्ट्रांग रहा, इवन बाकी चैप्टर्स का भी आपको बेसिक्स अगर क्लियर रहा, तो आप एमसीक्यूज बहुत अच्छे से मैनेज कर लोगे, राइट। अब अपने बात करते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन, बट सब्जेक्टिव क्वेश्चन की पहले भी देखो, यहां पे एक बार आपको पूरा क्वेश्चन नंबर वाइज भी डिटेलिंग बता दिए कि क्वेश्चन नंबर 1 में
सब पार्ट जो ये एमसीक्यूज है, ये पूरा एमसीक्यूज है, 15 एमसीक्यू क्वेश्चंस है। कौन से चैप्टर से आया उसका डिटेल दे दिया अगर आपको देखना हो तो। बट अपना सब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 2 से। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का हम आपको पहले एक बेसिक बता दें सर, क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के 8 तक ये आपका होता है 7 क्वेश्चंस। आपको इसमें से अटेम्प्ट करना है ऑब्वियसली ओनली 5, मतलब 2 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो। तो इसमें आप देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें सब पार्ट ए और बी है, 7 मार्क्स का क्वेश्चन, राइट। ये डेप्रिसिएशन और रेक्टिफिकेशन, मतलब आपने बोल सकते हैं सर बेसिक्स से एक बड़ा क्वेश्चन भी आएगा, बेसिक्स से एक 14 मार्क्स का क्वेश्चन भी पक्का बनेगा, पूरा 14 मार्क्स का। ये अभी यहां पर आपको डेप्रिसिएशन और रेक्टिफिकेशन दे दिया, किसी दूसरे एग्जाम में कोई और एरिया से भी दे सकता था, हाँ, बट इसमें ना ज्यादा चांसेस डेप्रिसिएशन और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का ही है। इसके अलावा बैड डेट एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वाला क्वेश्चन दे सकता है, बाई चांस एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन दे सकता है, कैशबुक या बीआरएस का क्वेश्चन भी हॉट है। बीआरएस का क्वेश्चन भी आप ऐसे मान के चलो एकदम ये लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में काउंट होता है। अभी यहां पे इसको रिप्लेस कर सकता था विद बीआरएस, राइट। तो ये वाला एरिया आपका इंपॉर्टेंट हो गया, मतलब सर बेसिक्स तो बहुत स्ट्रांग हो गया। यस एब्सोल्युटली, बेसिक्स में आपका एक तो एमसीक्यूज भी भरा हुआ है, दूसरा आपका डेप्रिसिएशन रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर ये सब भी भरा हुआ है, करेक्ट। उसके बाद आप देखो एक क्वेश्चन आया कंसाइनमेंट से, ये कभी कंसाइनमेंट से आ जाएगा, कभी जॉइंट वेंचर से आ जाएगा, यहां पे भी कभी कभी बिल्स ऑफ एक्सचेंज से भी आ सकता है। मतलब ये वाला क्वेश्चन जो रहेगा क्वेश्चन नंबर 3 का ए, 7 मार्क्स का, ये कभी कंसाइनमेंट, कभी जॉइंट वेंचर, कभी बिल्स ऑफ एक्सचेंज, किसी से भी हो सकता है। इस एग्जाम में कंसाइनमेंट था, जो अपने लेटेस्ट एग्जाम का जो एनालिसिस किया उसमें कंसाइनमेंट था, किसी और चैप्टर से भी हो सकता है। फिर जो 7 मार्क्स का नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो हायर परचेज से दिया हुआ है। फिर 4 पूरा एक फुल फ्लेजेड 14 मार्क्स का क्वेश्चन था इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से, और 5 भी एक फुल फ्लेजेड 14 मार्क्स का क्वेश्चन है, वो है पार्टनरशिप से, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से और पार्टनरशिप से। यहां पे ना कभी फाइनल अकाउंट से भी दे सकता है, मतलब ये जो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से दिया है ये कभी फाइनल अकाउंट से भी दे सकता है, ये कभी एनपीओ से भी दे सकता है। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 आएगा ना फाइनल अकाउंट्स, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 14 मार्क्स का है, अभी लेटेस्ट एग्जाम में दिया था इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से, ये कभी फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन भी आ सकता है, कभी एनपीओ भी आ सकता है और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स भी आ सकता है। आप ये मान के चलो कि इसमें से ये 3 में से कोई एक चैप्टर से आएगा, ज्यादा चांसेस है। और क्वेश्चन नंबर 5 में बहुत हाई चांस है कि एक पार्टनरशिप का क्वेश्चन ही ये लोग 14 मार्क्स का पूछेंगे। वो 14 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है एडमिशन का हो सकता है रिटायरमेंट का हो सकता है डेथ ऑफ अ पार्टनर का हो, या फिर हो सकता है डिसोल्यूशन का सम हो। जनरली अभी तक ये लोग इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म और पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन ये सब का न्यूमेरिकल अभी तक इतना नहीं पूछे हैं, बट आने को देखो पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन वाला क्वेश्चन तो एकदम इजीली आ सकता है। बाकी आई वुड से डिसोल्यूशन तक वाला जो पोर्शन है पार्टनरशिप में वो इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 में आप देखो 7 मार्क्स का क्वेश्चन है ब्रांच का और इंश्योरेंस क्लेम का। ये ब्रांच के जगह डिपार्टमेंट भी हो सकता था, ब्रांच या डिपार्टमेंट का एक क्वेश्चन होगा, और यहां पर एक इंश्योरेंस क्लेम का आपको क्वेश्चन दे दिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 का ए और बी, इसमें एएस का क्वेश्चन है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का एक क्वेश्चन आएगा 14 मार्क्स का। और फिर क्वेश्चन नंबर 8 का ए और बी में भी 8 का ए बी सी 3 क्वेश्चन है बेसिकली 5 5 4, एएस 12 का एक क्वेश्चन है, फाइनल अकाउंट्स का एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, पार्टनरशिप से एक और क्वेश्चन पूछ लिया 4 मार्क्स का। यह पूरा एनालिसिस जब करोगे ना एमसीक्यूज प्लस सब्जेक्टिव, एमसीक्यूज मैंडेटरी और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, उसका पूरा टोटल मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे तो आपको यह पता चलेगा कि सर पार्टनरशिप से सबसे ज्यादा मार्क्स का पूछा गया है 22 मार्क्स। उसके बाद इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, ये इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स को इनफैक्ट आई वुड से आप ये 3 चैप्टर को ना साथ में देखो, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, फाइनल अकाउंट्स और एनपीओ। एनपीओ अभी सबसे लास्ट में दिख रहा है, एनपीओ का एक 14 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लेगा तो ऊपर आ जाएगा, राइट। अब ये 3 चैप्टर को साथ में देखो, ये 3 चैप्टर से कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये 3 चैप्टर का मिला करके क्या वेटेज है 14 + 9 23 + 2 25। मतलब सर आप अगर फाइनल अकाउंट्स कर लो, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स कर लो और एनपीओ कर लो, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स मतलब सिंगल एंट्री, फाइनल अकाउंट्स, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, एनपीओ, तो इससे आप करीब करीब 25 मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। और अगर आप पार्टनरशिप कर लो तो उससे आप करीब करीब 22 मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप बेसिक्स अच्छे से कर लो, बेसिक्स में कौन कौन सा चैप्टर आ रहा है सर,
नहीं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज को हम सेपरेट काउंट कर रहे हैं क्योंकि वो आपका मॉड्यूल 2 का चैप्टर हो गया। तो ये देख लो 9 और एक और क्वेश्चन था आई थिंक बेसिक्स का, डेप्रिसिएशन का भी, हाँ ये रहा। तो बेसिक्स से आपका 9 और 9 18, 20, 22, 24, 26। तो अगर हम बेसिक्स का 26 मार्क्स इसमें जोड़ दें तो आप खाली एक बार इसी को एनालाइज कर लो कि कितना हो रहा है। मतलब फाइनल अकाउंट्स, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, एनपीओ, पार्टनरशिप, बेसिक्स, अगर आप ये तीन को ही अभी अगर आप एड अप कर दो तो 25 प्लस 22 प्लस 26, ये आपका 73 मार्क्स तो सर यहीं पे हो जाता है। मान लेते हैं कि सर हो सकता है आने वाले एग्जाम में ये वाला वेटेज फॉलो ना हो, थोड़ा कमती कमती मार्क्स का पूछ लेगा, तब भी आई एम सेइंग 65 से कम का पक्का नहीं पूछेगा, बल्कि चांसेस है कि 75 78 का भी आ जाए। आप बल्कि ये मान सकते हो कि ये तीन टॉपिक पूरा अगर आप अच्छे से कर लेते हो, फाइनल अकाउंट्स, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, एनपीओ, इसको हम एक साथ काउंट कर रहे हैं बिकॉज सिमिलर टाइप का चैप्टर है। फाइनल अकाउंट्स ही बनाना पड़ता है तीनों चैप्टर में, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में भी आपको फाइनल अकाउंट्स ही बनाना पड़ता है, इसमें नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का फाइनल अकाउंट्स बनाना पड़ता है, करेक्ट। तो इसको हम एक साथ काउंट कर रहे हैं। उसके बाद पार्टनरशिप और बाकी जो बेसिक्स वाला चैप्टर है, अगर आप ये अच्छे से कर लो तो 70 मार्क्स से कम इससे नहीं आएगा। अगर आप ये बहुत स्ट्रांग कर लो, एक एक फंडामेंटल्स को एकदम स्ट्रांग कर लो, तो बल्कि ये आपको सिर्फ इतना सा पोर्शन भी पास तो आराम से करा सकता है, एक डिसेंट मार्क्स खाली ये पोर्शन आपको दे सकता है, राइट। इसके बाद आप बाकी देखो, बाकी तो पूरा मिक्स मिलेगा। अभी यहां पे इंश्योरेंस क्लेम से था, हायर परचेज इंश्योरेंस क्लेम से कभी आ सकता है, कभी हायर परचेज से आ सकता है। फिर लीजेस जो आप लोग का AS19 है ना, उसको सेपरेट चैप्टर बना दिया इस बार ये लोग, AS19 एक सेपरेट चैप्टर ही बना दिया। तो ये आप जैसे ही हायर परचेज करते हो, ये भी AS19 ही है बेसिकली। हायर परचेज और लीजेस बेसिकली एक ही चैप्टर ऐसे मान लो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 90। तो अगर आप ये वाला पोर्शन करते हो, और इंश्योरेंस क्लेम बहुत इजी सा चैप्टर है, अगर आप इसको भी कर लेते हो तो आपका थोड़ा सा और एडिशनल बोनस पॉइंट्स ऐड हो जाएगा। इफ यू आर कंफर्टेबल इन डिपार्टमेंट एंड ब्रांच देन डेफिनेटली इसको भी आपको किसी भी हालत में मिस आउट नहीं करना चाहिए। और बाकी फिर मिसलेनियस चैप्टर्स है आपका, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वाला जो टॉपिक हो गया, राइट। इस तरह से आपका पूरा मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, ओके। तो अब सर स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए? आपको इस ऑर्डर में अपने सिलेबस को कवर करना चाहिए। सबसे पहले करो फाइनल अकाउंट्स, फिर करो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, फिर एनपीओ, फिर पार्टनरशिप डिसोल्यूशन तक तो एकदम अच्छे से करो। उसके बाद जो बचा हुआ पोर्शन है वो बाद में कर सकते हो, मतलब एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ ऑफ अ पार्टनर और आपका डिसोल्यूशन का जो नॉर्मल सम आता है, वहां तक का पोर्शन तो एकदम स्ट्रॉन्ग कर लो। उसके बाद का जो बाकी का पोर्शन है वो आप थोड़ा बाद में भी कर सकते हो। और उसके बाद आपको डिपार्टमेंट एंड ब्रांच कर लेना चाहिए, हायर परचेज, एएस एंड लीजेस। तो ये बेसिकली जो हायर परचेज और लीजेस है ये हम एक साथ काउंट कर रहे हैं। उसके बाद आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कर सकते हो। सर बेसिक चैप्टर्स को हम ऊपर में क्यों नहीं काउंट किए? क्योंकि बेसिक चैप्टर्स में आपको बहुत कम टाइम लगेगा, वो आप बाद में भी मैनेज कर सकते हो, राइट। उसमें बहुत ज्यादा टाइम देने का पॉइंट नहीं है। डेप्रिसिएशन आपका पहले कभी किया हुआ है, रिवाइज करना है, 4-5 सम का प्रैक्टिस करना है एंड यू आर डन। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में बहुत ज्यादा टाइम अभी आपको नहीं देना चाहिए, क्योंकि बहुत इजी बेसिक सा चैप्टर है जो प्रोबेबली आपका पहले कभी किया हुआ है। 4-5 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेना बाद में, तो दैट शुड बी एनफ। सेम फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब उसके बाद आप जो भी टॉपिक बच गया बेसिक्स का, बस नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करते चलो, जितना भी पास्ट एग्जाम में क्वेश्चन आए वो सारा सॉल्व करते चलो। इससे ज्यादा आपको और कुछ करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि बेसिक्स में आप थोड़ा ना जर्नल का और लेजर का सम्स का प्रैक्टिस करोगे, वो तो एग्जाम में जो आया हुआ क्वेश्चन है वो उठा उठा के प्रैक्टिस करो। ट्रायल बैलेंस का सम्स जो पहले एग्जाम में कभी आया हुआ है, एडजस्टमेंट करने के बाद फ्रेश ट्रायल बैलेंस बनाने बोला है, वैसा टाइप का 1-2 क्वेश्चन आया हुआ है, वो प्रैक्टिस करो। इसी में आपका, बल्कि बेसिक्स व्हेन आई से, उसी में आपका डेप्रिसिएशन और रेक्टिफिकेशन भी कवर होना चाहिए। बिल्स ऑफ एक्सचेंज वैसे ये लोग मॉड्यूल 2 में कवर करते हैं, इसीलिए सेपरेट चैप्टर लिखे, अदरवाइज ये भी एक बेसिक चैप्टर ही है। तो ये सब चैप्टर को हम इसीलिए एकदम लास्ट में रखे हैं।
एंड कंसाइनमेंट जॉइंट वेंचर ये जो है ये वेटेज वाइज इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी फाउंडेशन लेवल चैप्टर है, ये भी लास्ट में ही आपको करना चाहिए। इसके अलावा अदर्स जैसे कि पार्टनरशिप का जो बचा हुआ पोर्शन है, कन्वर्जन ऑफ फर्म्स इनटू अ कंपनी, फिर इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब चैप्टर्स अगर आप कवर कर पाओ तो वो भी आपको फिर कर लेना चाहिए। दिस शुड बी योर ऑर्डर ऑफ कवरेज। इसमें एक चैप्टर हम गलती से मिस आउट कर दिए, मेरे को ऐसा लगता है कि यहां पे आपका एक और चैप्टर आना चाहिए था, वो था इंश्योरेंस क्लेम, वो यहां पर आ जाना चाहिए था क्योंकि इजी सा चैप्टर है, श्योर शॉर्ट मार्क्स देता है, वो यहां पर आ जाना चाहिए था। फाइनल अकाउंट्स, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, एनपीओ, इसको तो एक साथ काउंट करो, फिर पार्टनरशिप करो, फिर इंश्योरेंस क्लेम करो, फिर डिपार्टमेंट ब्रांच करो, हायर परचेज और लीजेस करो, फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स करो। उसके बाद बाकी आपका सारा फाउंडेशन लेवल टॉपिक है, इसको खाली क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके खत्म करो। बट सर ये तो पूरा का पूरा सिलेबस है, अब इसमें हम लोग क्या कोई सा भी टॉपिक लीव आउट नहीं कर सकते, कौन सा कम इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसके बारे में भी थोड़ा, तो अगर आपको टाइम सेव करना है ना, इंस्टेड ऑफ लीविंग आउट अ चैप्टर, एक चैप्टर आप छोड़ दो, इससे बेटर आई वुड एडवाइज कि आप जो ऑलरेडी मेरा मैराथन्स अपलोडेड है उसमें पास्ट ईयर का क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस उल्टा करवाया हुआ है, तो वो आप जरूर से रेफर करो, उससे आप फटाफट से रिवीजन करो। ऑब्वियसली आप लोग के एग्जाम के पहले भी एक बेहतरीन मैराथन आएगा, बट उसका वेट करे बिना, वो तो जब आएगा तब आपको करना है। अभी आप राइट नाउ वो मैराथन से उस पर्टिकुलर चैप्टर में जाओ, उस चैप्टर का फटाफट से ज्ञान समझो, नॉलेज लो और क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस पास्ट पेपर का सारा क्वेश्चन उस पर्टिकुलर चैप्टर से। वो भी मेरा मैराथन वाले आप वीडियो को जब देखोगे तो उसमें पीडीएफ ऑलरेडी अपलोडेड है, तो उस पीडीएफ उस जिसमें पास्ट ईयर का क्वेश्चंस है उस पर्टिकुलर चैप्टर से, तो वो पास्ट ईयर का क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करो हर हर चैप्टर का। फिर एमसीक्यूज लगातार अपलोड हो रहा है, टेलीग्राम चैनल अगर आप फॉलो करते हैं तो टेलीग्राम चैनल पे डेली अपलोड होता है, यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट में आप देखोगे एमसीक्यूज आपको मिलेगा। तो एमसीक्यूज तो आप लोगों को डेली प्रैक्टिस करना चाहिए, डेली, राइट। इसके अलावा चैप्टर वाइज मेरा जो एक अलग से एमसीक्यू का सेशन लिया हुआ है वो प्रैक्टिस करो, और एमसीक्यू का क्वेश्चन जहां से मिले जितना मिले बस डेली बेसिस में प्रैक्टिस करते चलो। उसके बाद मॉक एग्जाम्स दे दो। सर मॉक एग्जाम का क्या स्केड्यूल है, कैसे करें, ये देख लो आप लोग का स्केड्यूल। 9 सितंबर से अपने स्टार्ट करेंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट रखेंगे, इसमें बस एक चैप्टर मिसिंग है, वो हम यहां पर ऐड कर दे रहे हैं, पार्टनरशिप, डिपार्टमेंट ब्रांच, इंश्योरेंस क्लेम, राइट। इस तरह से आप चैप्टर वाइज टेस्ट दोगे और उसके बाद आपका रिवीजन सेशंस होगा इस बीच में 21 अक्टूबर से 8 नवंबर के बीच में, और 8 नवंबर को आप एक फुल सिलेबस का मॉक एग्जाम, 15 नवंबर को एक फुल सिलेबस का मॉक एग्जाम। अगर आप गाइज इतना कर लेते हो, अब आप बोलोगे सर इंपॉर्टेंट चैप्टर, नॉट सो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, तो इंपॉर्टेंट चैप्टर हम आप लोगों को बता चुके। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है, ये रहा सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, और बेसिक्स भी इंपॉर्टेंट है, इसके साथ में बेसिक्स इंपॉर्टेंट है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बाकी आपको स्ट्रैटेजिक तरीके से करना चाहिए, कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर लिया, हर चैप्टर का खाली बेसिक समझ लिया तो उसे एमसीक्यू पक्का अटेम्प्ट कर पाएंगे। अगर थोड़ा सा ट्रिकी टफ क्वेश्चन आ गया तो वो ऑप्शन में लीव आउट कर देंगे। सर ऑप्शन में कौन सा चैप्टर का प्लानिंग करना चाहिए कि लीव आउट कर दे, आई एम सेइंग कि आप क्वेश्चन लीव आउट करने का प्लानिंग मत करो। बहुत हाई चांस है कि आपको ये चैप्टर का क्वेश्चन आता होगा, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का, फाइनल अकाउंट्स का, बट वो हो सकता है इतना ज्यादा टाइम टेकिंग होगा कि आप अटेम्प्ट नहीं करना चाहोगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सर 14 मार्क्स का क्वेश्चन है बट इतना सिंपल और इजी क्वेश्चन है कि वो लॉटरी क्वेश्चन है, उसको कोई भी हालत में मिस नहीं करना चाहिए, तब फिर आप वो अटेम्प्ट करोगे। फिर हो सकता है कि आप ब्रांच डिपार्टमेंट वाला क्वेश्चन छोड़ दो। तो अगर मान लो आपको प्लानिंग करना ही पड़ गया कि सर हमको कोई सा चैप्टर छोड़ देना है, तो फिर आप ब्रांच एक बड़ा चैप्टर है, आप प्लानिंग कर सकते हो कि उसको आप लास्ट में करोगे, फिर वो आप ऑप्शन में पहले ही आप सेलेक्ट कर लोगे कि ऑप्शन में उसको लीव आउट करना है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का मे भी आप प्लानिंग कर सकते हो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का खाली बेसिक समझ ले, इजी सा क्वेश्चन आया तो कर पाएंगे, और नहीं तो फिर छोड़ देंगे। करेक्ट है, ऐसा प्लानिंग आप कर सकते हो। तो ये गाइज आप लोग का हुआ फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक कंप्लीट डिस्कशन। एक बार फटाफट से हम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का भी डिस्कशन आप लोग को बता देते हैं। सर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में भी जो दिसंबर टर्म के लिए आप प्रिपेयर करोगे, इसमें भी आप एमसीक्यूज का वेटेज देखो, वेल डिस्ट्रीब्यूटेड है। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग में भी ऑडिटिंग का जो बेसिक वाला चैप्टर है, बेसिक्स ऑफ ऑडिटिंग, प्रोविजंस रिलेटिंग टू ऑडिटिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अंडरटेकिंग,
मतलब सर 16 मार्क्स का वेटेज है एमसीक्यूज में ऑडिटिंग का, और आपका 14 मार्क्स का वेटेज है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का। ये 14-16 मतलब आधा आधा रहेगा सर। सिंपली किसी एग्जाम में कॉर्पोरेट अकाउंटिंग से 16 मार्क्स का एमसीक्यूज आ सकता है, राइट। एमसीक्यूज जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में आएगा वो वेरी वेल डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब सर एमसीक्यूज में हम लोग ज्यादा प्लानिंग नहीं कर सकते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 8 अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 2 से 8 देखें, तो जो आपका शेयर्स एंड डिबेंचर्स वाला चैप्टर है उससे आपका पहला क्वेश्चन आता है, शेयर्स एंड डिबेंचर्स वाले चैप्टर से, जिसमें आपका इशू ऑफ शेयर्स, बोनस इशू, बाईबैक, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर्स, अंडरराइटिंग, ईसॉप, ये सब कवर हो जाता है, राइट। उसके बाद आप देखो एक 14 मार्क्स का क्वेश्चन आता है शेड्यूल 3 का। ये शेड्यूल 3 के जगह कैश फ्लो स्टेटमेंट का भी आ सकता था, कैश फ्लो स्टेटमेंट भी आ सकता था। फिर आपको शेड्यूल 3 का एक 7 मार्क्स का क्वेश्चन देगा। हाई चांस है कि ये शेड्यूल 3 और कैश फ्लो स्टेटमेंट में से कोई सा 14 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद बैंकिंग, इंश्योरेंस, फिर इन डेज का एक 7 मार्क्स का क्वेश्चन, बेसिक्स ऑफ ऑडिटिंग से 7 मार्क्स। यहां पे आप देख रहे हो पूरा का पूरा ऑडिटिंग का क्वेश्चंस है सर। इसका अगर हम लोग टोटल मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो प्रोविजंस रिलेटिंग टू ऑडिट सबसे हैवी लग रहा है, फिर बेसिक्स ऑफ ऑडिटिंग है, शेयर्स एंड डिबेंचर्स, शेड्यूल 3, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अंडरटेकिंग्स का ऑडिट, बैंकिंग, कैश फ्लो स्टेटमेंट, इंडेस और इंश्योरेंस कंपनी। ऑब्वियसली इसमें जो कैश फ्लो स्टेटमेंट वाला पोर्शन है वो यहां पर शेड्यूल 3 के जगह आ सकता था, वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका इंडेस और इंश्योरेंस कंपनीज का, और ये इंश्योरेंस कंपनी की जगह आप मान के चलो इलेक्ट्रिसिटी भी आ सकता था, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी भी आ सकता था। तो सर इसमें फिर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स वाइज कैसे प्लानिंग, कवर सिलेबस इन फॉलोइंग ऑर्डर। आपको इस इंपॉर्टेंस के ऑर्डर वाइज आपको सिलेबस कवर करना चाहिए। शेड्यूल 3 तो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सबसे पहले कवर करो, कैश फ्लो स्टेटमेंट उसके बाद, फिर बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑडिटिंग, फिर प्रोविजंस रिलेटिंग टू ऑडिट, शेयर्स एंड डिबेंचर्स का जो चैप्टर्स है इस ऑर्डर में करो। शेयर्स एंड डिबेंचर्स को पहले इशू ऑफ शेयर्स करो, फिर ईसॉप करो, फिर बोनस इशू, राइट इशू वाला चैप्टर करो, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, फिर बाईबैक, फिर अंडरराइटिंग, फिर डिबेंचर्स। इस ऑर्डर में आप शेयर्स एंड डिबेंचर्स करो। उसके बाद बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी, इंश्योरेंस वाला पोर्शन, उसके बाद इंडेस, एंड लास्ट में ऑडिट ऑफ डिफरेंट अंडरटेकिंग्स। इस ऑर्डर में आप अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करो सर। लेकिन टाइम तो शॉर्ट है, तो टू सेव टाइम इंडेस वाला पोर्शन को सिर्फ रिवीजन सेशन से कवर कर लो, इंडेस वाले पोर्शन को सिर्फ रिवीजन सेशन से कवर कर लो। फिर उसके बाद शेयर्स एंड डिबेंचर्स को भी खाली मैराथन सेशन से कवर कर लो, कुछ भी और करने का जरूरत नहीं, यहां पे आपका बहुत ज्यादा टाइम सेव हो जाएगा। उसके बाद शेड्यूल 3 का और कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन को भी आप जो मेरा प्रैक्टिस करवाया हुआ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, पास्ट ईयर का क्वेश्चन जो प्रैक्टिस करवाया खाली वो कर लो, यहां पर आपका बहुत ज्यादा टाइम सेव हो जाएगा। फिर बाकी चैप्टर्स को आप एकदम प्रॉपरली जो आप लोग का मटेरियल का क्वेश्चन है वो सब प्रैक्टिस करो। ये आप लोग का मॉक एग्जाम्स और टेस्ट का स्केड्यूल है फॉर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एग्जाम। आप लोग को एक बार बता दें, अभी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का लाइव क्लास फिलहाल चल रहा है, जिसमें हम लोग शेड्यूल 3 ऑलरेडी कर रहे हैं और काफी सारा चैप्टर्स ऑलरेडी हो गया, सिलेबस भी खत्म होने वाला है। ऑडिटिंग हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 28 अगस्त से, 28 तारीख से। तो आप लोग अगर ऑडिटिंग में कॉन्फिडेंट नहीं हो तो 27 क्लासेस में हम लोग ऑडिट के पूरे सिलेबस को बहुत बेहतरीन तरीके से कवर करने वाले हैं। आप लोग फटाफट से उसमें ज्वाइन कर सकते हो, या फिर अगर आपका ऑलरेडी क्लास किया हुआ है तो फिर आप लोग सिर्फ रिवीजन सेशंस के थ्रू और अपना सेल्फ प्रैक्टिस के थ्रू कवर करो। ऑल द बेस्ट गाइज, आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू। बाय बाय।